हेलो एवरीवन। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है बच्चों। आप लोग खुद मुझे मैसेज करके बोल रहे हो कि सर आपने जो पढ़ाया था वही बोर्ड एग्ज़ाम में आया, एक क्वेश्चन भी बाहर से नहीं आया। तो बच्चों मैंने खुद उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ाई की है और मैं खुद उत्तराखंड बोर्ड से पढ़ के इतने सालों से पढ़ा रहा हूँ और इतना बड़ा परिवार है मेरा, एक्सपीरियंस बोलता है। ठीक है, तो जो भी मैं पढ़ाता हूँ वहीं से ही आता है। जैसे आपका विज्ञान में आया है ना, वैसे मैं दावा के साथ बोल सकता हूँ जो मैं गणित में पढ़ाऊँगा ना वही क्वेश्चन आएंगे। और गणित में सब कुछ मैंने पढ़ा रखा है, लिंक्स मिलेंगे डिस्क्रिप्शन पे, एक बार वीडियो लिस्ट प्लेलिस्ट को जरूर चेक करना। तो थोड़ा वीडियो ये बनाने में लेट हो गया क्योंकि ना पेपर मेरे पास नहीं आ पा रहे थे, बच्चे मुझे पीडीएफ भेज रहे थे ना तो साफ नहीं आ रहा था। तो अब एक बच्चे ने मुझे भेजा है और ये पेपर मैंने उसका प्रिंट आउट निकाला है, अब आपके सामने मैं रखने जा रहा हूँ इसका हल। कह रहे हैं एक विलियन नीले लिटमस को नीले को लाल कर देता है। अगर नीले को लाल कर रहा है तो वो क्या है, वो अम्ल है। तो विलियन का पीएच मान क्या होगा, 7 से कम होगा, और 7 से कम होगा यानी कि 4 होगा। एथेनोइक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? एथेनोइक अम्ल का सूत्र होता है CH3COH। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड सही हो जाएगा। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? Al2O3 आपका क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, फेमस। पिछले साल भी क्वेश्चन आया था उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, तो उदाहरण दीजिए। तो वहाँ पे मैंने बताया था। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? तो इंसुलिन, थायरॉक्साइन, एस्ट्रोजन या फिर साइटोकानिन। तो साइटोकानिन आपका एक पादप हार्मोन होता है बच्चों, है कि नहीं? सारे प्रश्न जो मैंने पढ़ाए थे वही आए बोर्ड एग्जाम में। मानव नेत्र जिस भाग से किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है उसे हम क्या कहते हैं? दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है। विद्युत प्रतिरोध, प्रतिरोध को हम आर से दिखाते हैं और इसका जो एसआई मात्रा का होता है वो ओम होता है। ठीक है ना। अगले प्रश्न में आ जाओ। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। अवतल लेंस की फोकस दूरी माइनस में होती है, माइनस की 20 सेंटीमीटर। इसकी क्षमता यानी कि पी निकालनी है, सेंटीमीटर में है तो 100/f होगा। और f का मान क्या दे रखा है बच्चों? f का मान दे रखा है माइनस के 20, तो 20 पंजे 100, तो p का मान आ जाएगा माइनस के 5। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। तो आंसर आ जाएगा माइनस के 5 डायोप्टर। ठीक है, माइनस के 5 होगा, +5 मत लगा देना, +5 लगाओ तो गड़बड़ हो जाएगा, नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है? तो बायोगैस का मुख्य अवयव जो होता है वो होता है मीथेन। क्या होता है बच्चों? मीथेन। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट, दुविधा, दिक्कत हो, वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें। मैं हर एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, है ना। उस धातु का नाम और प्रतीक लिखिए जो सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो वो है मरकरी। ठीक है, और प्रतीक इसका क्या होता है? Hg। कह रहे निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के 2 मोल चाहिए होता है, क्लोरीन के भी 2 मोल चाहिए होते हैं। हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl। ठीक है ना, HCl। इधर हाइड्रोजन 2 है, 2 बनाने के 2 से गुणा कर देंगे, क्लोरीन भी 2 है, 2 हो गया। आधुनिक आवर्त सारणी में प्रथम और द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या लिखिए। प्रथम में 2 तत्व होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, और द्वितीय आवर्त में 8 तत्व होते हैं। बस यही लिखना था, 2 और 8। ठीक है, कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। कह रहे हैं उच्च संगठित पादप में वहन तंत्र के घटक क्या होते हैं? ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो उच्च संगठित पादपों में ना मुख्य घटक जो होता है वो होता है जाइलम और फ्लोएम। क्या होते हैं? जाइलम और फ्लोएम होते हैं। जाइलम जल का परिवहन करता है, फ्लोएम खाद्य पदार्थों का परिवहन करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति कितनी है? तो यह है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज होती है जो भारत में होता है। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं। विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक मात्रक क्या है? 1 यूनिट, जो कि बराबर होता है 1 किलोवाट घंटे के बराबर है। ठीक है, रक्तदाब का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है? सिग्मोमीटर। ठीक है, अगर हिंदी में मैं लिख के बताऊं, स्फी गौ, आधा गौ लगता है, मुंह में नो मीटर, थोड़ा सा अजीब है प्रोनाउंसिएशन इसका। ठीक है, सोलर सेल बनाने के लिए मुख्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका? सिलिकॉन का। ओके, अगला है हाइड्रोजनीकरण क्या होता है? इसका एक औद्योगिक उपयोग होता है वनस्पति घी बनाने में। ठीक है,
हाइड्रोजन ग्रेड क्या होता है? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में जब हम हाइड्रोजन मिलाते हैं तो क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। और इसी अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, जब हाइड्रोजन की अभिक्रिया की जाती है तो हमें वनस्पति घी प्राप्त होता है। इसी अभिक्रिया को हम हाइड्रोजनीकरण कहते हैं। ये CH3COH है, तो ये क्या है? CH3COH है, तो आपको बताना है कि क्या है। और देखो कार्बन कितने हैं? 2 कार्बन है, ठीक है। 2 कार्बन होने पे क्या होता है? एथ होता है, ठीक है। तो ये OH है, तो ये एथेनोइक अम्ल है। ये क्या है बच्चों? एथेनोइक अम्ल। COH है, बाद में ओइक अम्ल लगता है। फिर देखो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 2 3 कार्बन है। 3 कार्बन पे क्या होता है? प्रोप। और ट्रिपल बॉन्ड पे नाम के बाद में क्या जुड़ता है? आइन। तो ये क्या है? प्रोपाइन। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं होगी। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है? प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो देखो प्रतिवर्ती क्रिया क्या होती है, जैसे हमारा कोई गर्म वस्तु है ना। गर्म वस्तु पर जैसे हम हाथ पड़ती है, हम हाथ ऐसे पीछे कर लेते हैं, या फिर जैसे हमारे पैर में कांटा चुभता है तुरंत हम पैर को खींच लेते हैं। ये तो नहीं होता कि पैर में कांटा चुभ रहा है हम और ज़बरदस्ती उसके ऊपर पैर दबाते हैं, ऐसा करते हैं नहीं, तुरंत हटा लेते हैं। ठीक है, तो वो जो क्रिया होती है ना उसमें प्रतिवर्ती क्रिया है। ऐसी क्रिया जिसको चाह के भी हम नहीं कर सकते, तुरंत हमारा मस्तिष्क संकेत देता है और उसे हम हटा लेते हैं। तो ये प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका होती है? तो अगर परिभाषा की बात की जाए तो प्रतिवर्ती परिभाषा, इसकी परिभाषा कैसे लिख सकते हो प्रतिवर्ती क्रिया की? किसी उद्दीपन या बाहरी वातावरण में अचानक परिवर्तन के प्रति जन्मजात या बिना सोचे समझे होने वाले अनुक्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रियाओं के संदेश भेजे जाते हैं और कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित होती हैं। ये आप लिख दोगे, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधा कच्ची सामग्री कहाँ से प्राप्त करता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्या है? खाना बनाने की अभिक्रिया होती है। देखो प्रकाश संश्लेषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा फोटोट्रॉप्स प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं और जिसका उपयोग बाद में सेलुलर गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री कार्बन डाइऑक्साइड और जल है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से और जल भूमि से प्राप्त करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूर दृष्टिदोष किसे कहते हैं? ऐसा दृष्टिदोष जिसमें दूर की वस्तुएं तो साफ साफ दिखाई देती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं, उस दोष को हम दूर दृष्टिदोष कहते हैं। इसके निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस की उपयोग की जाती है? तो इसके निवारण के लिए ना अभिसारी लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अभिसारी लेंस बोले तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? स्पष्ट कीजिए। चिपको आंदोलन क्या है बच्चों? आपने पढ़ा होगा कि पेड़ को बचाने के लिए औरतें पेड़ से ऐसे चिपक के रहती थी ताकि उनको पेड़ ना कटे, तो उस आंदोलन का नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। ये डिटेल में हमने लिखा है, ठीक है। चिपको आंदोलन पर्यावरण संरक्षण से संबंधित आंदोलन था। यह आंदोलन 1974 में भारत के उत्तराखंड, ठीक है, किसानों द्वारा वृक्षों की कटाई का विरोध करने के लिए किया गया था। पेड़ों को कटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे जिससे ठेकेदार पेड़ों की कटाई नहीं कर पाते थे। और इस आंदोलन का नेतृत्व पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा, गोविंद सिंह रावत, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी ने किया था। बाद के वर्षों में यह आंदोलन उत्तर प्रदेश के अलावा बिहार, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक सभी जगह फैल गया, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, जब अभिक्रियाशील धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? ठीक है, तो कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्या लिख दोगे आप? हाइड्रोजन गैस H2 गैस निकलती है। आयनिक यौगिकों का क्वथनांक उच्च क्यों होता है? क्योंकि आयनिक यौगिकों में ना धनायनों और ऋणायनों के बीच मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है और उनको अलग करने के लिए हमें बहुत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसीलिए उनके क्वथनांक उच्च होते हैं। कार्बन के 2 अपूर्ण रूपों के नाम लिखिए, हीरा और ग्रेफाइट। 2 तत्व XY के परमाणु क्रमांक 11 और 17 हैं, ठीक है।
एक्स तथा वाई की इलेक्ट्रॉनिक संरचना बताइए। 11 का इलेक्ट्रॉनिक संरचना क्या होगा? प्रथम कक्षा में अधिकतम 8 आते हैं, दो आते हैं, द्वितीय में 8 बचा 1। और क्लोरीन 17, प्रथम में 2, द्वितीय में 8 बचा 7। ठीक है, एक्स तथा वाई की आवर्त सारणी कहाँ है? तो देखो इसकी पहले वाले की अगर मैं आवर्त बताऊँ, आवर्त और यहाँ लिखता हूँ समूह, तो आवर्त कितना होगा? 1 2 3। और समूह कितना होगा? लास्ट में क्या लिखा है? फर्स्ट है। यहाँ देखो आवर्त कितना होगा? 3। आवर्त कितना होगा इसका? 3। और समूह क्या होगा? लास्ट वाला समूह इसका हो जाएगा 7th ए, सप्तम। ठीक है, फिर क्या बोला? किस प्रकार के आयन बनाएंगे? देखो इसके अष्टक पूरे होने के बाद एक बच रहा है, तो एक्स बनाएगा Na पॉजिटिव। ठीक है, सोडियम ये क्या होता है? ये पॉजिटिव आयन बनाएगा, सोडियम Na पॉजिटिव। और क्लोरीन क्या बनाएगा? इसको अष्टक पूरे होने के लिए एक चाहिए, तो ये एक नेगेटिव बनाएगा, चाहिए यानी कि एक नेगेटिव। या फिर निम्नलिखित यौगिकों की इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बनानी है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बहुत आसान होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब बना के मैंने बताया था आप लोगों को। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन की परमाणु क्रमांक होती है 6, तो प्रथम कक्ष में 2, बाहर बचा 4। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक होता है 8, प्रथम कक्ष में 2, बाहर बचा 6। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का बनाना है हमें, तो एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है। हमें बस बाहरी कक्षक से मतलब है ना। तो बाहरी कार्बन का मैं दिखा देता हूँ, 1 2 3 4। ऑक्सीजन का 1 2 3 4। बाहर कितने? 6, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ से ही 2 2 क्या भी क्रिया करेगा? 4 4 थे, 2 रहे 6। इसके भी अष्टक पूरे हो गए, 2 ले भी रहा है, 2 दे भी रहा है, इसके भी अष्टक पूरे हो गए। एक CO2 का हो गया। फिर बनाना है H2S का। सल्फर का क्या होता है? 16 2 8 6। ठीक है, तो देखो यहाँ एक सल्फर है और 2 तरफ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के बाहर, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, एक ही चाहिए उसको। तो सल्फर का बाहर क्या है? 6, 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 है, 6 यहाँ से निकलेगा 7 हो जाएगा, यहाँ से निकलेगा 8 हो जाएगा। हाइड्रोजन के भी 2 हो गए, हाइड्रोजन हीलियम बन गया, ये भी अक्रिय हो गया। तो ये बन गया हमारा H2S का। फिर किसका बनाना है? C2H6। तो C2H6 का बनाते हैं। ठीक है ना, 2 कार्बन होंगे और उसके यहाँ पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन। छः हाइड्रोजन है ना। ओके, तो कार्बन के बाहर कितना होता है? कार्बन के बाहर होता है 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन के बाहर 1 होता है, तो यहाँ से निकलेगा 5 हो गया, यहाँ से निकलेगा 7, 4 और 1 5 और 1 6, और ये यहाँ से निकलेगा 7, यहाँ से निकलिए 8 हो गया। 4 था, एक ले लिया यहाँ से 5 6 7 8। ठीक है, ये इसका बन गया। तो सभी के मैंने हमने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना बना ली है। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट या दिक्कत हो, वीडियो को दोबारा देखें। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। हमें क्या बोले? वृक्काणु की रचना और क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। तो ये वृक्काणु की रचना होती है, ठीक है, और इसकी क्रियाविधि की, भाई जो मूत्र का निर्माण होता है वो कैसे बनता है वो आपको बताना है। ठीक है, इसका आंसर भी लेके आऊँ, टेंशन मत लो आप। देखो, वृक्क में आधारी निस्पंद एक बहु बारीक भित्ति वाली रुधिर कोशिकाओं का गुच्छा होता है। वृक्क में प्रत्येक कोशिका गुच्छ एक नलिका के कप के आकार के सिरे के अंदर होता है। यह नलिका छने हुए मूत्र को इकट्ठा करती है। हर वृक्क में ऐसे अनेक निस्पंदक एकक होते हैं जिन्हें वृक्काणु नेफ्रॉन कहते हैं। ये आपस में निकटता से पैक रहते हैं। आरंभ में ग्लूकोज, अमीनो अम्ल, लवण, जल आदि कुछ पदार्थ निस्पंद में रह जाते हैं, पर जैसे जैसे मूत्र इसमें प्रवाहित होता है, इन पदार्थों का चयनित छनन हो जाता है। वृक्काणु के डायलिसिस का थैला भी कहते हैं, क्योंकि इसकी प्याले नुमा संरचना बहुमूल संपुट में स्थिर कोशिका गुच्छ की दीवारों से छनता है। रक्त में उपस्थित प्रोटीन के अणु बड़े होने के कारण छन नहीं पाते और ग्लूकोज और लवण के अणु छोटे होने के कारण छन जाते हैं। ये उसका पूरा कार्यविधि है जो कि आपको लिखना है। ठीक है, या तो ये करना था। अगले वाले में क्या है, 19 नंबर में कह रहे मानव पाचन तंत्र का स्वच्छ नामांकन चित्र बने। हर एक क्वेश्चन जो मैंने बोला था वही आया, आमाशय, यकृत, बढ़िया।
या तो ये बनाना है या फिर पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का स्वच्छ चित्र बनाइए और इसमें निम्नलिखित भागों को दर्शाइए, पराग कोश, वर्तिका, अंडाशय। तो देखो दोनों करेंगे। सबसे पहले हमने मानव पाचन तंत्र, ठीक है, ये सब जो चीज़ है वो हमने यहाँ दिखा दी है, देख पा रहे हैं आप। ये बनाने के लिए आया था, या तो ये बनाना था या फिर ये वाला बनाना था, ठीक है। ये पराग कोश है, ये तंतु है, ये आपका वर्तिका है, ये वर्तिकाग्र है, ये स्त्री केशर अंडाशय है, ये बाह्य दल, ये दल, ये बनाना था, ठीक है। मैंने बोला था फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम या फिर दाएं हाथ का नियम ज़रूर आएगा, तो फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, और ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, फिर से वही आ गया डिक्टो। भाई एक एक क्वेश्चन जो जो मैंने बताया ना वही आया डिक्टो, एक क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो बाहर से आया हो, ठीक है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या होता है? फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार हाथ की 3 उंगली, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तो अंगूठा बल की दिशा को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को और मध्य में विद्युत धारा की दिशा को व्यक्त करता है। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है, ठीक है। यहाँ पे पूरा मैंने लिख दिया है, सब कुछ पढ़ा रखा था, पूरे चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रखे थे, आप जाके देख सकते हैं। इस प्रश्न को करते हैं, न्यूमेरिकल है, ठीक है ना। इसको भी मैंने करा दिया था, फिर से आ गया। 2 बल्ब है आपके पास, ये पहला बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है। पहले बल्ब में क्या लिखा है? 60 वाट, और क्या है? 240। डिक्टो, क्वेश्चन बदला भी नहीं है, सेम डिक्टो वही दे दिया। दूसरे में 60 वाट 240 वोल्ट ये दे रखा है। ये पहला वाला, ये पहले बल्ब की शक्ति है, दूसरे बल्ब पहले बल्ब की विभवांतर है। ये पहले दूसरे बल्ब की शक्ति है और ये दूसरे बल्ब की विभवांतर है, ठीक है। आप जानते हैं आर बराबर क्या होता है? आर बराबर होता है V² बट्टे P, ठीक है। तो पहले बल्ब के लिए क्या हो जाएगा? R1 बराबर V1² बट्टे P1 होगा कि नहीं होगा? तो V क्या है? V है 240 और P क्या था? 60 पहले वाले का। 00 6 चक्कू तो काटोगे 4 0 0, 4 चक्कू 16, हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 960 ओम। ये R1 था। R2 में आ जाओ। R2 क्या हो जाएगा दूसरे बल्ब के लिए? ये हो जाएगा V2² बट्टे P2। V क्या है हमारे पास? वही 240 ही है, स्क्वायर मतलब 2 बार गुणे में, और ये था 100। 0 से 0 1 0 1 0 कटा, 24 गुणा 24 576 ओम। तो बताओ किसकी प्रतिरोध ज़्यादा है? पहले वाले बल्ब की, ठीक है। पहले वाले प्रथम बल्ब की प्रतिरोधकता अधिक होगी, ये आप बोल दोगे। अगले प्रश्न में आ जाते हैं। ये आरेख दे रखा है, ऐसा प्रश्न भी मैंने कराया था कि बोला था ज़रूर आएगा, 100% आएगा। इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस परिपथ में बैटरी कितनी लगी है? 12 वोल्ट की लगी है, यानी कि जो विभवांतर हमें V दे रखा है वो 12 वोल्ट दे रखा है। ये 3 प्रतिरोध हैं, R1 R2 R3, एक के नीचे एक है। ये समांतर क्रम में, और इनका जो कुल प्रतिरोध आएगा वो इसके साथ क्या होगा? वो इसके साथ होगा श्रेणी क्रम में। तो चलिए करते हैं। तो लिखेंगे चूंकि R1 R2 R3 समांतर क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R' बराबर 1/R' बराबर, समांतर क्रम में है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो जाएगा, है कि नहीं? मान रखेंगे। तो R1 का मान है 4 6 12, 4 6 12 मान रख दिया, लॉस ऑफ आ जाएगा 12, 4 3 12 3 1 कम 3, 6 दूनी 12 2 1 कम 2, 12 1 कम 12 1 1 कम 1, ऊपर आ जाएगा 6/12, 6 कम 6 6 दूनी 12, 1/R' है, तिरछे गुणा करोगे, R' 1 कम R' 2 1 कम 2, ठीक है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध R' 2 ओम है, तो R' और ये जो R4 है वो श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे चूंकि R' व R4 श्रेणी क्रम में है, इसलिए इनका तुल्य प्रतिरोध R बराबर R4 प्लस R'। R4 कितना? 8, R' है 2, तो ये हो जाएगा 10 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना है हमारा? 10 ओम है, पहला वाला आंसर। उसके बाद ओम के नियम से, सेकंड वाले पार्ट में ओम के नियम से V बराबर क्या होता है? IR, है ना। हमें क्या निकालना है? कुल धारा। I बराबर क्या हो जाएगा? V/R। तो V का मान प्रश्न में दे रखा है 12, R का मान मिला है आपको 10।
भाग देंगे 0.1 के स्थान के बाद 1.2 एम्पियर आ जाएगा, 1.2 एम्पियर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका आराम से सॉल्व हो गया। जो पढ़ाया वही आया, है ना। आप खुद ही कह रहे थे सर, मैंने तो वीडियो बनाया भी नहीं है, आप लोगों के कहने पर मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आप लोगों ने मुझे व्हाट्सएप में लिख लिख के भर दिया है कि सर आपने जो पढ़ाया वही आया वही। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के स्पेक्ट्रम से क्या अभिप्राय है? स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है? ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था। और जो भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं ना, वो सारे विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं, बार बार बोल रहा हूँ। तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम क्या होता है? जब श्वेत प्रकाश की किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो विभिन्न रंगों में नियमित क्रम में विभाजित हो जाता है। रंगों के इसी क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। हो सके तो चित्र बना दो। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है और बैंगनी रंग का सबसे विचलन अधिक होता है। बैनी आ पी नाला, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु अनंत और निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होता है। ये पूछा है। अगला क्वेश्चन है, पारितंत्र से आप क्या समझते हैं? पारितंत्र में अपमार्जकों की क्या भूमिका है? देखो बच्चों, पारितंत्र क्या होता है सब लिख के लेके आया हूँ। प्रकृति में जीवों के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं और परस्पर एक दूसरे के साथ अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिक इकाई के रूप में अन्योन्य क्रिया करते हैं। इसे पारितंत्र कहा जाता है। पारितंत्र में जो अपमार्जक मृत जैव जो अवशेष होते हैं उनका अपमार्जन करते हैं, उनको खा जाते हैं। ये मृत शरीरों का अपने भोजन के लिए उपयोग करते हैं और वे जटिल कार्बन पदार्थों को सरल पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। अपमार्जक हमारे लिए बहुत आवश्यक है, अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषी स्तर क्या होता है? एक आहार श्रृंखला का उदाहरण दीजिए, इसमें विभिन्न पोषी स्तर बताइए। देखिए, पोषी स्तर क्या होता है? किसी खाद्य श्रृंखला के लिए विभिन्न चरणों या स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं। जैसे देखो, घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है ना। तो प्रथम पोषी स्तर घास है और यह उत्पादक है। द्वितीय पोषी स्तर में हिरन है, ये प्रथम उपभोक्ता है और शाकाहारी भी हैं। और तृतीय में शेर है, ये उच्च मांसाहारी है। ये आपको बताना है। अगले प्रश्न में आ जाऊं, ठीक है। क्या होता है जब, ठीक है, क्या होता है जब ये चीज़ आई है? तो ये चीज़ मैंने बार बार कल के वीडियो में भी कराया था। जिप्सम को 373 डिग्री गर्म करने में प्लास्टर पेरिस मिलते हैं। एथेनिक अम्ल की सोडियम बाइकार्बोनेट से अभिक्रिया कल वाले कराया था। रक्त तप्त लोहे पर भाप की क्रिया कराने पर क्या होता है? ये भी कल कराया था। जिंक की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती तो क्या होता? कल के वाले वीडियो में ही कराया था, इंपॉर्टेंट लास्ट वाले। या फिर आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त और कितने समूह हैं, ये आपको बताना है। तो आधुनिक आवर्त सारणी में ना 18 समूह और 7 आवर्त हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक तत्व M आवर्त सारणी के तीसरे समूह में, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? M2O3 होगा। क्या होगा बच्चों? M2O3 होगा। इतना आसान प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या बोला गया? उदासीनीकरण अभिक्रिया, मैंने बोला था आएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या होता है बच्चों? जब अम्ल और क्षार की अभिक्रिया करके लवण और जल बनता है, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ये देखिए, जब अम्ल किसी क्षार की से अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनाता है, इसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण, ये मेरा अम्ल है, ये मेरा क्षार है। अम्ल प्लस क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बना रहा है। ये आपका उदाहरण हो जाएगा, एग्जाम्पल, ठीक है। अगले प्रश्न में आ जाओ, समजातीय श्रेणी क्या है? ठीक है, समजातीय श्रेणी क्या है ये आपको बताना है। तो समजातीय श्रेणी क्या है? अच्छा, क्वेश्चन छूट रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ठीक है, उपचयित और अपचयित बताना। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अब आपका उपचयन और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं, उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है ना। अब उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। तो देखो, यहाँ MnO2 है, यहाँ MnCl2 है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की क्या हो रही है? Mn के साथ कमी हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर देखो HCl है, H के साथ क्या लग गया? ऑक्सीजन। तो यहाँ इसका उपचयन हो रहा है, तो यहाँ लिख देना कि इसका क्या हो रहा है? अपचयन। और इसका यहाँ से क्या हो रहा है? उपचयन, क्योंकि H के साथ क्या आ गया? देखिए, यहाँ से यहाँ पे दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ लिख देंगे उपचयन हो रहा है। अगले प्रश्न में जो समजातीय श्रेणी क्या है, उदाहरण देकर समझाइए। समजातीय श्रेणी क्या होती है? यौगिकों की ऐसी श्रेणी को कहते हैं जिसके सामान्य सूत्र एक होता है, एक ही जैसा होता है, और इनका दो क्रमांक सदस्यों के बीच CH2 का अंतर होता है। जैसे एल्केन, एल्काइन। एल्केन का ले लिया, एल्केन का सामान्य सूत्र ये होता है,
जैसे इसका सूत्र हो जाएगा CH4, अगला मेंबर हो जाएगा C2H6 दो, ठीक है, C3H8, ऐसे चलता रहेगा। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम लिखिए जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करते हैं। तो वो है अग्नाशय। क्या है बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि जो एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाते हैं। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है? हमारे शरीर में आयोडीन की कमी रहेगी ना तो गॉइटर से ग्रसित हो सकते हैं, जैसे घेंगा रोग कहते हैं। इस बीमारी का जो लक्षण होता है, तो देखिए इस बीमारी का लक्षण क्या होता है? फूली हुई गर्दन या बाहर की ओर उभरे हुए नेत्र गोलक हो सकते हैं। इस रोग से बचने के लिए आयोडीन की शरीर में कमी को दूर करने के लिए हमें आयोडीन युक्त नमक की सलाह दी जाती है कि उसे खाइए, है ना। समजात और समरूप अंग, एक एक उदाहरण दीजिए। ठीक है, हर साल मैंने बोला था ये आता ही आता है, आता ही आता है। ठीक है, तो उदाहरण देना है आपको। फिर नेक्स्ट बोला एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प। मैं बता देता हूँ क्या होता है बच्चों। देखो, समजात अंग क्या होते हैं? ऐसे अंग जिनकी समान आधारभूत संरचना होती है, ठीक है, समजात अंग कहलाते हैं। जैसे मनुष्य के अग्रपात, ठीक है, और अस्थियों के समान आधारभूत होते हैं, लेकिन कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। और समरूप में क्या होता है? ऐसे अंग जो एक समान कार्य करते हैं परंतु संरचना से अलग अलग होते हैं, समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे कीट के पंख और पक्षी के पंख। आपको तो बस उदाहरण देना था। अगला प्रश्न है एक लिंगी पुष्प का उदाहरण देना है। एक लिंगी पुष्प जिसमें नर या फिर मादा अंग पाया जाता है, उभयलिंगी जिसमें दोनों पाए जाते हैं। ठीक है, दोनों पाए जाते हैं। तो एक लिंग में आप पपीता लिख दो, उभयलिंग में आप क्या लिख देना? उभयलिंग में आपका आ जाएगा गुलाब का फूल। ठीक है, गुड़हल का फूल, ये लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्या है? पुनरुद्भवन और मुकुलन से आप क्या समझते हैं? तो चित्र बना के देख लेना। पुनरुद्भवन में क्या होता है? अगर एक कोई जीव है, दो टुकड़ों में कट गया है ना, तो ये वाला टुकड़ा जो होगा ये बचा हुआ टुकड़ा खुद बना लेगा, और ये वाला टुकड़ा होगा ये वाला बचा हुआ टुकड़ा खुद बना लेता है और एक नया जीव बन जाता है। ठीक है, और मुकुलन में एक से थोड़ा सा निकलता है, वो बड़ा होता है, टुकड़े हो जाते हैं, फिर वो बड़ा बन जाता है। ठीक है, ये सब चित्र बना के आप समझा सकते हैं। परागण और निषेचन में क्या अंतर है? मैं बोला था जरूर आएगा, आ गया। परागण और निषेचन में अंतर, ये देखिए मैंने लिखा दिया। वह क्रिया जिसमें पराग कण स्त्री केशर के वक्रिका तक पहुँचते हैं परागण कहलाते हैं, और वह क्रिया जिसमें नर युग्मक और मादा युग्मक मिलकर एक युग्मज बनाते हैं निषेचन कहलाता है। यह जनन क्रिया का प्रथम चरण है, यह जनन क्रिया का दूसरा चरण है। परागण क्रिया दो प्रकार की होती है, स्वपरागण और परपरागण। और निषेचन क्रिया भी दो प्रकार की होती है, बाह्य निषेचन और आंतरिक निषेचन। ठीक है, परागण एजेंट हवा पानी इनके द्वारा होता है, और ये किसके द्वारा होता है? पराग नलिका बढ़ने से निषेचन होता है और बीजांड में प्रवेश करती है। यह प्रक्रिया निषेचन की ओर ले जाती है। ठीक है, और नर युग्मक ऐसा होता है। तो 3-4 अंतर लिखने थे, कोई 3-4 अंतर आप लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, एक तंत्रिका कोशिका का चित्र बनाना है। ठीक है, और उसके कार्य की वर्णन करनी है। ये चित्र बनाने के लिए आएगा, मैंने बोला था आया। और ये इसके कार्य क्या होते हैं? सूचना या उद्दीपन एक तंत्रिका कोशिका के ध्रुवीय क्रिया द्वारा प्राप्त की जाती है। रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है। ये सब आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है गाइस? मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? तो ये क्वेश्चन हर साल आता है। कल के वीडियो में मैंने बताया था कैसे होता है, क्योंकि पुरुष में और स्त्री में ना 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 22 जोड़े गुणसूत्र दोनों में समान होते हैं। फर्क सिर्फ एक जोड़े गुणसूत्र का होता है। पुरुष में XX होता है, महिलाओं में XY, पुरुष में XY होता है, महिलाओं में XX। जब पुरुष का X और महिला का X मिलता है तो बनता है लड़की, और जब पुरुष का X और महिला का पुरुष का Y और महिला का X मिलता है तो बनता है लड़का। अगला प्रश्न जो हर साल आता है, जो मैंने बोला था आएगा ही आएगा, विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र खींचना है और इसका सिद्धांत और कार्यविधि लिखना है। मैंने बोला था जरूर आएगा। ठीक है, तो ये फिर से आ गया। ये चित्र बनाना था और इसके सिद्धांत लिखनी थी और कार्यविधि लिखनी थी। रट के जाना, मैंने बोला था कि आएगा ही आएगा, चाहे जो भी हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, जो कि मैंने फिर से बोला था कि आएगा ही आएगा बड़े नंबर में। तो देखो ये क्वेश्चन भी मैंने कराया था, ये क्वेश्चन मैंने पूरा कराया था। प्रकृति स्थिति आकार क्या होगी, ठीक है, ये सब करा रखा था, जाके देख सकते। सूर्योदय के समय रक्तताप क्यों प्रतीत होता है? क्योंकि सूर्य जब उगता है और अस्त होता है तो क्षैतिज में होता है, उस टाइम पे
प्रकाश को ज़्यादा दूरी तय करनी पड़ती है और हमारे आंखों तक आते आते प्रकाश का हो जाता है प्रकीर्णन, और जो प्रकाश हमारी आंखों तक पहुंचते हैं उनमें से लाल रंग का मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इसी वजह से ये लाल प्रतीत होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु को निम्नलिखित स्थितियों में रखने पर प्रतिबिंब कैसे बनेगा। ये चित्र बना के दिखाना था आपको। ठीक है, ये प्रश्न भी मैंने करा रखा था कल की वीडियो में। अपवर्तनांक n दे रखा है 1.5, कांच में प्रकाश की चाल v ज्ञात करनी है और प्रकाश की चाल आपको इतनी है, ये c है। तो आपका n बराबर क्या होता है, c/v। तो v बराबर क्या हो जाएगा, c/n। c का मान है 3 × 10⁸ और n का मान है 1.5, 2 हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। वायुमंडल में ओजोन परत का क्या महत्व है। ओजोन परत की अपक्षय के लिए कौन से पदार्थ उत्तरदायी हैं। ओजोन परत परावैंगनिक किरणों से हमें रोकते हैं, और ये जब खत्म हो जाएगा तो परावैंगनिक किरणें आएंगी धरातल पर, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, उसके बाद कई तरीके की बीमारियां हो सकती हैं। पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपने हाथों में क्या करेंगे। ठीक है, वाहनों का प्रयोग कम करेंगे, पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, जल संरक्षण को बढ़ावा देंगे, वन की कटाई को रोकेंगे, वृक्षारोपण करेंगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे। तो इस तरीके से पूरा पेपर हमने आपको सॉल्व करा दिया है। ठीक है, वीडियो को प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करें, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके अपने प्यारों सपोर्ट ज़रूर दें। जय हिंद।